नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 की खास पेशकश वादे कितने पूरे कितने अधूरे में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम अपनी खास पेशकश में बात करेंगे बालाघाट जिले की। बालाघाट जिले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, लांजी, परसवाड़ा और बहियर। भाजपा के प्रत्याशी भाजपा ने बालाघाट विधानसभा से मौसम हरिनखेड़े, वारासिवनी से प्रदीप जायसवाल, कटंगी से गौरव पारथी, लांजी से राजकुमार कर्राहे, परसवाड़ा से रामकिशोर नानू कावरे और बहियर से भगत नेताम को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस ने बालाघाट से अनुभा मुंजारे, वारासिवनी से विवेक विक्की पटेल, कटंगी से बोध सिंह भगत, लांजी से हीना कावरे, परसवाड़ा से मधु भगत और बहियर से संजय उइको को मैदान में उतारा है। चुनावी मैदान में भाजपा और कांग्रेस ने जिले में अपनी सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें जहां कांग्रेस ने अनुभव को प्राथमिकता दी है तो वहीं भाजपा ने युवाओं पर दांव खेला है। भाजपा की जिले की 3 विधानसभाओं में युवा प्रत्याशी हैं, तो वहीं 3 विधानसभाओं में अनुभवी प्रत्याशी को मौका दिया गया है। अनुभव और युवाओं का कॉम्बो पैक भाजपा ने मैदान में उतारा है। और बालाघाट जिले के बारे में आपको बताएं, बालाघाट का जो विधानसभा क्षेत्र है ये महाकौशल क्षेत्र में मौजूद है और अपने आप में काफी मजबूत पकड़ मध्य प्रदेश की राजनीति में बालाघाट की विधानसभा सीटों की मानी जाती है। 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर कुल 2,19,963 मतदाता थे और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन को 73,476 वोटों से विजयी बनाया था। वो विधानसभा पहुंचे थे विधायक बनकर और इसके बाद समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार उनके साथ मैदान में थे, जिनके साथ उनकी कड़ी टक्कर थी। अनुभा मुंजारे इनका नाम है, जो कि इस बार भी दूसरी पार्टी से चुनावी मैदान में है। उन्हें 45,822 वोट मिले थे और इस तरह से 27,654 वोटों की एक बड़ी लीड से उनकी हार हुई थी। इसके पहले 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बालाघाट विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ने ही जीत हासिल की थी और उन्हें 71,993 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान इस सीट पर एसपी उम्मीदवार अनुभा मुंजारे भी उनके साथ मैदान में थी, जिस तरह से 2018 में भी थी पिछले चुनाव में, और इस बार उन्हें 69,493 वोट मिले थे और 2500 वोटों से वो दूसरे पायदान पर रहे थे। इसके पहले भी विधानसभा चुनाव जब बालाघाट में हुआ था 2008 का, तब इस विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन को 41,344 वोट मिले थे और वो विधानसभा पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक सिंह सरसवार दूसरे पायदान पर थे, जिन्हें 29,968 वोट मिले थे। इस तरह से हम देखें तो लगातार 2 बार जनता ने यहां पर गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन को मौका दिया है विधायक बनने का, लेकिन इस बार किस तरह की टक्कर होगी ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और हमारी इस खास पेशकश में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पिछली बार जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का यहां पर चुनाव हुआ था, ऐसे में कितने चुनावी वादे वो पूरे कर पाए हैं और कितने चुनावी वादे अब भी हैं जो इस बालाघाट क्षेत्र में अधूरे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि लोगों से बातचीत करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर मुद्दे जमीनी स्तर पर बालाघाट में कौन से इस बार इस विधानसभा चुनाव में हावी होने वाले हैं। आपको बता दें कि साल के अंत में जिस तरह से विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पूरी टक्कर के साथ कांग्रेस को पटखनी देने की तैयारी में है। एक बार स्क्रीन पर हम आपके सामने एक छोटा सा विश्लेषण पेश कर रहे हैं बालाघाट संभाग की अलग अलग विधानसभा सीटों का। ये वारासिवनी विधानसभा सीट का विश्लेषण है। 2003 से 18 तक के जितने चुनाव हुए हैं। कटंगी की बात करें तो 2003 से लेकर 2018 तक के 5 विधानसभा चुनावों में, 4 विधानसभा चुनावों में कौन से प्रत्याशी ने किसे हराकर जीत हासिल की है, ये भी स्क्रीन पे विश्लेषण के माध्यम से आप देख सकते हैं। बहियर विधानसभा सीट जो कि बालाघाट संभाग की एक और अहम सीट है, इसमें भी जो नतीजे होते हैं वो काफी चौंकाने वाले होते हैं। 2003, 2008, 13 और 18 का विश्लेषण आपके सामने स्क्रीन पर। यह लांजी विधानसभा सीट का समीकरण है। 2013 से 18 तक किस पार्टी से कौन से विधायक को यहां पर जनता ने मौका दिया है विधानसभा पहुंचने का, किस पार्टी से कौन से प्रत्याशी को विधायक बनाया है, और अब आपको बताएंगे किनके बीच यहां पर सीधी टक्कर होने जा रही है। परसवाड़ा में कांग्रेस के उम्मीदवार है मधु भगत, जिनका सामना बीजेपी के रामकिशोर कावरे से है। बालाघाट विधानसभा सीट से अनुभा मुंजारे के साथ मौसम बिसेन की कड़ी टक्कर होने वाली है। दोनों ही महिला प्रत्याशी हैं। ये बालाघाट विधानसभा सीट से उम्मीदवार है, दोनों कांग्रेस और बीजेपी के। तो आमने सामने इस चुनाव में वारासिवनी से कांग्रेस के विक्की पटेल होंगे, जिनका सामना होगा बीजेपी के प्रदीप जायसवाल से। दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और वारासिवनी के अलावा एक और बड़ा जो यहां पर मुकाबला है वो कटंगी में होने जा रहा है। बोध सिंह भगत कांग्रेस के प्रत्याशी और गौरव पारधी बीजेपी के उम्मीदवार हैं मैदान में।
तो ये विश्लेषण हमने आपके सामने पेश किया। और बहियर से आपको बता दें, संजय उइके कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहीं भगत सिंह नेताम को बीजेपी ने मौका दिया है। तो विश्लेषण के साथ हमने आपको यह भी बताया कि इस बार आमने सामने किस पार्टी से कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लांजी की भी बात कर लेते हैं। हिना कांवरे यहां से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। और सीधा हम रुक कर लेंगे हमारी सहयोगी माधुरी का, जो कि ग्राउंड जीरो पर जुड़ी हुई है। माधुरी, हम देख पा रहे हैं कुछ लोग आपके साथ हैं। ये कौन से विधानसभा सीट है बालाघाट की जहां पर आप खड़ी हैं, और जानने की कोशिश करें कि चुनावी वादे कितने पूरे हो पाए हैं 5 साल में और कितने अधूरे हैं। जी माधुरी। चुनावी वादों की अगर हम बात करें तो चुनावी वादे पूरे कितने अधूरे, अगर हम चर्चा करें तो क्यों विधानसभाओं में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ पे युवाओं का लगातार पलायन होता रहा है और हैदराबाद, नागपुर, महाराष्ट्र जैसा हम कह सकते हैं, या साउथ में यहाँ से युवा बड़ी मात्रा में पलायन कर जाते हैं। आधारभूत संरचना में भी काफी कुछ कमी रह गई है। एक तरह से खनिज संपदा जिला है हमारा और वन संपदा से भी परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी यहाँ रोजगार की कमी देखी जाए तो इस बार इतने वादे कितने अधूरे, काफी अच्छे मुद्दे हैं जो पिछले 18 सालों से कद्दावर नेता माने गए हैं गौरीशंकर बिसेन जी, जो 7 बार के विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी भी जमीनी स्तर पर बहुत कुछ काम है जो अधूरे रह गए हैं। हम यहाँ पर उपस्थित जनता है उनसे भी आगे बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, लोगों से बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि पिछले 5 साल के विकास से क्या संतुष्टि रखते हैं वो। कि कितने वादे पूरे कितने अधूरे में, पिछले 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड अगर हम देखें तो जनता कितनी संतुष्ट या कितनी असंतुष्ट है। मेरे हिसाब से बालाघाट विधानसभा लंबी घोषणाओं के साथ में इनके भूमिजनों को भी लंबी और जमीन पर स्थायी रूप से दिखाई देता। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से आर्थिक दिक्कत ज्यादा समय होगा। स्विमिंग पूल का भूमि पूजन हुआ, पत्थर भी लगा था माननीय भूमि पूजन। आप देखेंगे आपको पत्थर स्विमिंग पूल तो बहुत ऐसी स्थिति विधानसभा सभी जगह की है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो किसान सिंचाई की समस्या से ज्यादा परेशान है। कई आंदोलन किसान नहर नहरों के कारण और पानी जैसे नहीं पहुंच पा रहा है, कारण कई आंदोलन कर चुके हैं किसान। हम अगर मुआवजे की बात करें, जब क्षति होती है किसानों को तो सही समय मुआवजा नहीं मिलता। आज भी क्षेत्र के हजारों किसानों को अतिवृष्टि का मुआवजा नहीं मिला है। पिछले 5 साल की बात करता हूँ मैं। नगरीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर सड़कों को लेकर, नालियों को लेकर आए दिन समस्या है शहर में, मतलब चारों तरफ समस्याओं से भरा हुआ शहर है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है और हास्यास्पद बात इस क्षेत्र का ऐसा जनता लगभग 7 बार का विधायक इसके बावजूद इस क्षेत्र में आज से 30 साल पहले जो समस्या हुआ करती आज भी वो समस्या यथावत है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। और ऐसी स्थिति अगर भविष्य में भी बनी रही तो निश्चित जो आप बोल रहे थे पलायन, ये पलायन की समस्या आज जो है एक जख्म बन चुकी है और अगर ये स्थिति रही तो भविष्य में नासूर बन जाएगी और हमारे युवाओं को भविष्य एक तरह से युवाओं का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि काफी संख्या में युवा यहाँ पे पलायन करते हैं। तो कुछ और लोगों से आइए बात करके ना जानते हैं क्या कुछ वादे पूरे हुए, क्या अधूरे रहे, आप कितने संतुष्ट है पिछले 5 साल बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए जितनी भी बातें अभी गौरीशंकर बिसेन जी की राजनीति, चाहे वो मेडिकल कॉलेज और देखिए जाते जाते उन्होंने पूरे 3 जगह सरेखा ओवरब्रिज, बटेरा ओवरब्रिज और गर्रा ओवरब्रिज, तीनों ओवरब्रिज और आप देख सकते हैं कि सरेखा ओवरब्रिज का काम कितनी तेजी चल भी रहा। और रही बात कृषि महाविद्यालय, जैसे आप अगर देखेंगे आपको कृषि महाविद्यालय इस बालाघाट जिले में मिलेगा कहीं ना कहीं। और भी आप विधायक अगर आप विकास की बात करेंगे तो आप लालबर्रा आप जाके देखिए उस तहसील में घर घर तक नल जल योजना है। आप देखेंगे कि लोगों के घर घर तक बस रोड बन चुकी है। जो एक मूलभूत आवश्यकता होनी चाहिए वो निश्चित रूप से पूरी। बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। जैसा कि अभी मेरे से पहले बड़े भाई कल तय हैं कि 7 बार की विधायक, 2 बार के सांसद, और उन्होंने विधायक के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में उन्हें नेतृत्व किए हैं वो पूरे वादों को पूरे करने की कोशिश किए हैं। हर 5 साल में चुनाव आता है, लेकिन हर साल जो चुनाव की घोषणा करते हैं घोषणाओं को हम पूरा कर भी सकते हैं। लगभग इस 5 साल में 1000 रुपए के विकास कार्य की घोषणा हुई थी जिनका काम चालू हो चुका है। मेडिकल कॉलेज का कुछ समय पहले आपने देखते हुए भूमि पूजन हुआ है। जैसे इनने बताया हुआ ब्रिज की बात बताया, अभी विकास
विशाल भैया ने एक बात बताई कि नगर में देखे तो रोड नहीं बन रही है, नालियां नहीं बन रही है। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि लगभग एक साल पहले 2022 में फिर से की जब बालाघाट नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो 20 करोड़ रुपए के काम चालू है, जिसमें कि 10 करोड़ रुपए के काम हो चुके हैं रोड नाली के लिए। चाहे किसी भी प्रकार की अब योजना के रूप में जाए, जो भारतीय जनता पार्टी ने कही है वो करके दी। तो कुछ लोग यहाँ पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं पिछले 18 सालों से किस तरह भाजपा की सरकार रही मध्य प्रदेश में, लेकिन विकास का जो खाका भाजपा बार बार बताती आई है, आम आदमी से कितना ताल्लुक रखता है, क्या कुछ भाजपा पूरा कर पाई है? आइएगा जी। जय हिंद। आप सभी देख रहे हैं जिस तरह से बालाघाट का विकास, हमारे छोटे भाई जैसे गजेंद्र जी ने कहा कि नाली और रोड से विकास होता है और लोगों को रोजगार मिलता है। निश्चित रूप से कुछ मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, पर मैं देख रहा हूँ पढ़े लिखे नौजवान जो बालाघाट की तस्वीर बदलने की अपनी ताकत रखते हैं, वो बाहर जाकर के अपने नाम कमा रहे हैं। ऐसे नौजवान आज रोजी रोटी के लिए बेंगलोर जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं। मजबूरी है, परिवार को छोड़कर, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ करके वो रोजगार की तलाश में उनको बाहर जाना पड़ रहा है। ये बालाघाट जिले की एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है। हमारे यहाँ पे एक भी उद्योग नहीं डल पाए। हमारे यहाँ किस चीज की कमी है? वन संपदा है, खनिज संपदा है, हर चीज से भरपूर है। तांबा है, मैग्नीज है, यहाँ पे बांस है, या सारे कारखाने यहाँ पे डल सकते थे। हमारे निराशाजनक नकारात्मक सोच के जनप्रतिनिधियों के कारण यह काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। यहाँ तक स्मेल्टिंग प्लांट मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में कहीं जाने का प्रावधान चल रहा है, उसमें भी अभी तक की कोई केंद्रीय सरकार निर्णय नहीं ले पाया। हम वर्षों तक के शहरों में मैग्नीज प्लांट के मुद्दे को लेकर के हमने आंदोलन किया, बड़ी रेलवे लाइन के मुद्दों को लेकर के मैं स्वयं आंदोलन रखता। भाजपा युवाओं में दायित्व में रहते अनेक हमारे भाजपा युवाओं के साथी हैं, वो बताएंगे। परंतु एक ट्रेन हमारे को दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता की यहाँ बालाघाट से प्रारंभ नहीं है। हम सारे लोगों को देखते हैं, आज यहाँ से सवेरे महाराष्ट्र जाती है, गोंदिया से, बालाघाट से लोग बस से जाते हैं, और महाराष्ट्र में आधी महाराष्ट्र पैसेंजरों में मरीजों से भरी रहती है। ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, अभी कहाँ बन रहा है मेडिकल कॉलेज, वो हमको स्थान भी बता दें। हम देख रहे हैं वर्षों पुराने में यहाँ साथ में था, शिवराज जी के साथ में था, उनने भूमि पूजन किया था यहाँ पर स्टेडियम में अपना स्विमिंग पूल का, कहीं उसका नामो निशान नहीं है। हमने भूमि पूजन किया था वो शक्कर कारखाना का, वहां पर हम जाकर के देखते हैं एक आदमी को रोजगार नहीं मिला, एक किसान का गन्ना नहीं बिका, एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला। माधुरी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम आपका फिर से रुक करेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेश बागरेचा जी जुड़ चुके हैं। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। उमेश जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि महाकौशल की ये सीट कितनी अहम है दोनों ही पार्टियों के लिए, और जो पिछले विधानसभा चुनाव में समीकरण बदले हुए दिखाई दिए थे, क्या इस बार स्थिति भी वैसी ही है या फिर इस बार भी परिवर्तन की संभावना यहाँ पर देखी जा रही है? उमेश जी। नहीं, इस बार भी जो पिछला 2018 के चुनाव में जिस तरह की स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी जो बगावत जैसे कि कांग्रेस में देखी गई थी, वही स्थिति इस बार भी भाजपा कांग्रेस में बगावत देखी जा रही है। और रहा सवाल जहाँ विकास की बात हो रही है कि महाकौशल का ये क्षेत्र है, असल में सबसे बड़ा नुकसान इस बालाघाट जिले का ये हुआ है कि बालाघाट को छत्तीसगढ़ में इन नेताओं ने अपने स्वार्थों के चलते नहीं मिलवाया। आज यह जिला यदि छत्तीसगढ़ में शामिल हो जाता तो इसका नक्शा कुछ और होता है। ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की बॉर्डर पे जिला है, जिसका इस जिले को बहुत नुकसान हुआ है। आज भाजपा कांग्रेस दोनों में ही विद्रोह काफी अधिक है। अच्छा, कांग्रेस आज से 6 माह पूर्व कहा जा रहा था कि कांग्रेस में लगभग 5 सीटें पक्की है, किंतु आज वो स्थिति नहीं है। आज बराबरी के 6 सीटों पर टक्कर है। कुछ सीटें तो जो कांग्रेस में जो टिकटों का वितरण हुआ है और जो भाजपा में भी टिकटों का वितरण हुआ है, जिससे विद्रोह हुआ है, उससे फंसी हुई है। जी, टिकट वितरण को लेकर जिस तरह से नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है, तो क्या आपको लगता है उमेश जी की जो दूसरे दल होंगे या फिर हम कह सकते हैं जो निर्दलीय होंगे, वो भी एक बार अहम भूमिका में नजर आएंगे इस चुनाव में? बिल्कुल, बालाघाट जिले में निर्दलीय हमेशा से अहम भूमिका निभाते हैं और क्षेत्रीय दल भी हमेशा से अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे निर्दलीय भी जीतते रहे, क्षेत्रीय दल भी जीतते रहे, तो उनकी भूमिका तो रहती है। क्योंकि यहाँ पे खासकर जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा रखता है, जातिगत वोटों का समीकरण यहाँ पे बहुत प्रभावित करता है। और जब ये जो दूसरे क्षेत्रीय दल से या निर्दलीय जातिगत जो प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, तो जो वोट कटवा जो कहते हैं अपन, वोट जो कटते हैं, विभाजन होता है, उससे हार जीत का गणित बदल जाता है। जीतने वाला प्रत्याशी हार जाता है और हारने वाला प्रत्याशी जीत जाता है। बिल्कुल उमेश जी, बालाघाट के अलावा यदि हम दूसरी इसी संभाग की विधानसभा सीटों की बात करें, जैसे वारा सिवनी है, कटंगी है, लांजी है,
यहाँ पर किस तरह का मुकाबला होगा? क्या यहाँ पर जो सत्तारूढ़ दल है उसका पलड़ा कुछ भारी नजर आ रहा है या फिर चुनौतियां इस बार उनके सामने भी बनी हुई हैं? चुनौती दोनों के सामने है, क्योंकि वाराणसी में भाजपा में वर्तमान में जो निर्दलीय प्रत्याशी जो भाजपा को समर्थन दिए थे, भाजपा ने उन्हीं जो कांग्रेस के पुराने प्रत्याशी रहे हैं पिछले वर्षों में, उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाया। उससे भाजपा संगठन में वाराणसी में बिखराव है। यदि कांग्रेस इसी का फायदा उठाना चाहती है, कांग्रेस की जो कुछ सीटें ऐसी है कि जिसपे उनकी नजरें भाजपा पे लगेगी, भाजपा में बिखराव होगा तो हमको फायदा होगा। ऐसे ही वाराणसी में कांग्रेस प्रत्याशी की नजरें उसी पे लगेगी, यहाँ पे भाजपा में कितना बिखराव होता है। यदि भाजपा में वहाँ बिखराव होता है तो निश्चित ही कांग्रेस को फायदा मिलेगा। इसी तरह कटंगी में कांग्रेस की सीट फंस गई है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस में काफी बिखराव है, इसका लाभ वहाँ भाजपा को मिलेगा। एक्चुअल में यहाँ पे बालाघाट जिला कांग्रेस में क्या है कि कमलनाथ का गोद लिया माना जाता है, गोद लिया हुआ माना जाता है, किंतु कमलनाथ ने ही बालाघाट की सबसे ज्यादा उपेक्षा की है। और यहाँ पे जो कांग्रेस में बिखराव है उसके में सबसे बड़ा दोष कमलनाथ का है, क्योंकि कमलनाथ को एक्चुअल में ग्राउंड मतलब जमीनी नेता नहीं माना जा सकता कमलनाथ को। कमलनाथ हवा ही चलते हैं। वास्तविक कार्यकर्ताओं की पहचान उनको नहीं है। उनके पास जो चरण वंदना करेगा उनको वो तवज्जो देते हैं। भले उनका जनाधार बालाघाट मतलब शहर में मतलब यानी बालाघाट में जमीनी उसका जनाधार ना हो, मगर कमलनाथ के पास उसकी गुडविल बहुत ज्यादा रहती है। जी ठीक है, उमेश जी आप हमसे जुड़े और बालाघाट विधानसभा की अलग अलग सीटों का संभागवार आपने विश्लेषण किया दर्शकों के लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक कर लेंगे एक बार फिर से हमारी सहयोगी माधुरी जो कि ग्राउंड जीरो पर हैं, लोगों से चर्चा कर रही हैं। माधुरी, इसके पहले हमने जाना कि किस तरह से बालाघाट के विकास को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन जहां तक चुनावी वादों की बात है उसे लेकर जो राजनीतिक दल है विभिन्न, चाहे हम सत्तारूढ़ की बात करें, विपक्ष की बात करें, उनकी क्या राय है, साथ ही कोशिश करें यदि आम जनता आपके साथ है, महिलाएं आपके सामने हैं, तो उनसे भी जरूर ये जानने की कोशिश करें कि इस चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग वो करने जा रहे हैं। जी बालाघाट के बारे में बता दूं, यहाँ पर सर्वाधिक है पुरुष मुकाबले में महिलाओं की संख्या। ऐसे में यहाँ पर जो भाजपा ने जाते जाते मास्टर स्ट्रोक खेला है लाडली बहना योजना, तो इस पर भी मैं हमारे साथ जो उपस्थित हैं जनता उनसे बात करवाना चाहूंगी और उनके विचार भी जानना चाहूंगी। मैडम, जिस तरह से भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक खेला है लाडली बहना योजना का, कितना ये फायदा पहुंचाने वाली लगती है? क्या महिलाएं इस योजना को देखकर आकर्षित होंगी? मताधिकार में इसका कितना असर पड़ता आप देखिए? क्योंकि मेरा मानना है और जो मेरी महिलाएं हैं, आज हम लोग क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ पर भी जा रहे हैं, महिलाओं पर इतने सालों से जब युवराज सरकार जो भारतीय जनता पार्टी राज मध्य प्रदेश में, तो जब उनको महिलाओं का दर्जा समझ में है तब उन्होंने जो छल कर रहे हैं, जब उन्होंने अगर इतना ही हम लोगों से प्रेम भाव था और हम लोगों की इतनी आपको परवाह थी महिलाओं की, तो आपने जब क्यों नहीं ये सब जो लुभावना दे रहे हैं ये पहले क्यों नहीं दिया? दूसरी चीज, मध्य प्रदेश, आप अगर इतने ही लाडली बहना है आपकी और आप अगर हम महिलाओं को बहन मानते, बेटी मानते हैं, भांजी मानते हैं, तो आपका जो मध्य प्रदेश है देश में नंबर 1 पर है, तो सिर्फ और सिर्फ महिला उत्पीड़न में, बलात्कार में। अगर इतना ही ये है तो आप महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दीजिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि महिलाओं का कहना है हम अब ये छल में नहीं आने वाले, हमको इससे अब कोई फर्क नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एक मतदाता मतदाता है आप तो और विशेष तौर पर आधी आबादी को केंद्रित करके योजनाओं की बौछार कर दी गई, मेरी पहचान मेरी भांजी, कितना असर पड़ेगा मतदान के वक्त? कोई असर नहीं पड़ने वाला है, सब लोगों को मालूम है। आजकल गांव में भी सब शिक्षित हो गए हैं, अब तो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मालूम है कि ये सब चुनाव आया जब लाडली बहना की आ गई और लाडली बहना दे रहे हैं तो वृद्धा पेंशन भी बंद कर दिए, विकलांग पेंशन बंद कर दिया, ना उधार ले करके दे रहे तो कितने दिन देंगे? ये सबको समझता है कि ये चुनावी छलावा। और महिलाएं लोग में जितने भी अभी क्षेत्र में गई तो उन्होंने बोला ये नहीं चाहिए, सत्तीकरण होना। आज हमारी दशा और दिक्कत क्या हो गई है, आज हमारे बच्चे की दशा और दिक्कत क्या हो गई है, तो हम लोग समझता है कि चुनावी वादे और लुभाव में क्या बहन सिर्फ 4 दिन से होती है? बहन तो शुरू से होती है, 20 साल से सरकार है, ये जब मतलब है तो बहन है, नहीं तो कोई नहीं है, ये तो बहनों का अपमान है। तो बहन भी मतदाता बहन ने कहा। और लांजी एक ऐसा क्षेत्र है, आपको बताऊं मैं, यहाँ पर डबल मनी स्कीम का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था, जहाँ पर
यदि 1 रुपया एक व्यक्ति ले रहा है तो वो उसे 4 रुपया लौटाता था, कैसे लौटाता था, किस तरीके से लौटाता था, क्या प्रक्रिया होती थी, किसी को नहीं पता। जिस जगह उस स्कैंडल का खुलासा हुआ, वहाँ की एक आम जनता जिन्होंने अपनी जमीनें बेचकर इस स्कैम में पैसा लगाया था, बहुत बुरी तरह से प्रभावित। और लांजी क्षेत्र के युवा हमसे जुड़े हुए हैं, तो लांजी क्षेत्र के मतदान की अगर हम बात करें तो क्या कुछ युवाओं के जहन में होगा इस वक्त अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हुए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के नाक के नीचे ही ये सारी चीजें हो रही है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा उठाया, तो सुलझ मुद्दा है जिस तरह से डबल मनी के नाम पर जनता को ठगा गया है। और मैं समझता हूँ कि लांजी क्षेत्र के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्रों को भी ले लिया जाए, और ज्यादातर लांजी के क्षेत्र की जनता के जो किसान है, मैं समझता हूँ कि अधिकांश किसानों की जमीनें आज भी सेठ साहूकारों के पास में गिरवी रखी, क्योंकि उन्होंने अपना जो पैसा है केवल डबल मनी के नाम पर सरगनाओं को जो ठगी के साथ कारोबार चलाते थे उनके पास रख किया है। लांजी क्षेत्र की जितनी मेरी माताएं बहन है, इनके गहने आज भी गिरवी रखे हैं। तो ऐसी स्थिति है, और ये जो ठगी का काम है ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेताओं के संरक्षण में किया गया है। मैंने कुछ ही दिन पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता को यह मंच पर बोलते हुए सुना है कि पैसा भी करता था, कुछ भी करता था, पैसा तो देता था। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस स्थिति में हम हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जो पैसा को कम समय में दुगुना करे। अगर किसी जिम्मेदार नेता के द्वारा ऐसा वक्तव्य दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो जनता को मूर्ख समझते हैं। जनता का क्या मन है, कैसे जनप्रतिनिधि लांजी की जनता बदलाव चाहती है, और वो जरूर ऐसे प्रतिनिधित्व को चुनेगी जो वास्तव में उनके मुद्दों पर काम करे। मैं समझता हूँ कि आज भी मेरी लांजी की जनता इस बदहाल स्थिति में जी रही है कि उन्हें अगर इलाज भी कराना होता है तो वो केवल चूल्हा छाप डॉक्टरों को तलाशती है। अगर वो मेरे लांजी क्षेत्र की जनता इतनी मजबूर है कि शिक्षा खरीद नहीं पाती, और शिक्षा न खरीदने की स्थिति में ऐसे बदहाल स्कूल अपने बच्चों को पढ़ाती है जहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा अपने सपनों को कभी साकार भी नहीं कर पाएगा। जी, स्वास्थ्य बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बालाघाट जिले में होना। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की भी समस्या है, यहाँ पर सीधी रेल लाइन सुविधा नहीं मिल पाई है। आइए जानते हैं, आपको लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में क्या कुछ विकास कर पाई है सत्तारूढ़ पार्टी? देखिए, अभी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन, और अभी कुछ ही दिन पूर्व इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने यहाँ के प्रसूति केंद्र में यह आरोप लगाया कि 7,000 रुपए शासकीय अस्पताल में प्रसूति का ले रहे हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं। एक तरफ तो ये मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रसूति केंद्र में नहीं सुधार कर सकते। ठीक इसी तरह से ये हमेशा गुमराह की राजनीति करते हैं, शक्कर के कारखाना खोलने की बात करते हैं और सोन पपड़ी दीपावली में बांट देते हैं। तो इनके ये इस तरह के मुद्दे हैं। और जहां तक बालाघाट में ये जो सड़कों की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि बालाघाट के हनुमान चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक एक ही बरसात में जो पूरे नाले हैं वो सड़क पर आ जाते हैं। इन नालों का 10 बार टेंडर 10 साल में हो चुका, और 10 साल से हजारों करोड़ रुपए के टेंडर और इसमें राशि खर्च हो चुकी। राशियां खर्च जरूर हो रही, लेकिन ये जा पा रही है, ये जा रही है भारतीय जनता पार्टी के उन तथाकथित नेता ठेकेदारों की जेब में, जो भ्रष्टाचार के माध्यम से इस तरह का बालाघाट की जनता के साथ शोषण और अत्याचार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्टेशन रोड जो हनुमान चौक तक है वो 2 साल से लगातार बन रही है और एक ही छोर पे बन पाएगी। गोबर पथ, जो गौरव पथ के नाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, उसका निर्माण 10 वर्षों से चल रहा है। इन्होंने बाईपास रोड की बात जो करी थी, हमारे बालाघाट का एनवायरमेंट बिगाड़ दिया, इन्होंने 700 पेड़ों को काट दिया, लेकिन अभी तक जो बाईपास रोड का जो निर्माण है वो ढंग से नहीं हो पाया। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित कॉलोनाइजर्स की वहां कॉलोनियां खड़ी हो गई। तो इनकी वास्तविक सच्चाइयां हैं, और जिस तरह से इन्होंने बालाघाट की जनता को गुमराह करके, तो कहीं ना कहीं जो जमीनी मुद्दे हैं उनकी तो हम भरमार देख पा रहे हैं माधुरी इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जनादेश क्या कहता है। माधुरी, आप हमसे जुड़ी और लोगों की बात आपने पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे में आज हमने विश्लेषण किया बालाघाट विधानसभा की अलग अलग विधानसभा सीटों का। इसी के साथ हमारी ये खास पेशकश आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।